नमस्कार। जेएच एजुकेशन में आप सभी छात्रों का स्वागत है। बीपीएससी 17वीं की जो मेंस की करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, जेएच एजुकेशन ऐप पे क्लास चल रही है, उसमें हम लोग अब बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स को पूरा कर चुके हैं। 18 टॉपिक टोटल हम लोगों ने बिहार करंट अफेयर्स के लिए थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक को शॉर्ट नोट्स के रूप में लिया था और कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने फुल लेंथ क्वेश्चन के लिए लिए थे। 18 टॉपिक टोटल बिहार करंट अफेयर्स के मैंने कराए, जो पिछले 1 साल में बिहार के करंट से जुड़े हुए चर्चा में थे और जो 17वीं बीपीएससी में संभावित है। बड़े-बड़े भी टॉपिक्स थे और छोटे भी शॉर्ट नोट्स के लिए भी थे। उसके बाद फिर हम लोगों का जो सफर है वो आगे बढ़ चुका है और वो जो आगे बढ़ चुका है वो अब नेशनल इशू पे आ चुके हैं और नेशनल इशू के क्रम में आज हम लोगों ने टॉपिक नंबर 4 किया। और टॉपिक नंबर 4 जो रिसेंटली पिछले 10-15 दिन से लगातार चर्चा में है और वो चर्चा में रहा है कौन सा, तो तमिलनाडु में भाषा विवाद यानी लैंग्वेज डिस्प्यूट इन तमिलनाडु। दरअसल अभी रिसेंटली तमिलनाडु में एक एक्टिविटी शुरू हो गई है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के द्वारा प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने राज्य के लिए जो शिक्षा के मद में जो राज्य को दिया जाता है सेंटर के द्वारा, वो लगभग 2100 करोड़ से थोड़ा सा पैसा ज्यादा है। 2100 करोड़ से अधिक जो राशि जो सेंटर ने रोक करके रखी हुई है, उसको लेकर के चिट्ठी लिखी है कि हमें दे दीजिए, क्योंकि हमें शिक्षा से संबंधित जो कार्य है करने में दिक्कत आ रही है। हालांकि ये विवाद, अगर हम लोग बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये विवाद जो है वो एक तरह से देखें तो हिंदी और संस्कृत वर्सेस तमिल वाले विवाद को इसको रूप में देने की कोशिश वहां के चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया जा रहा है। अब इसको लेकर के हम लोगों ने तमिलनाडु में भाषा विवाद यानी लैंग्वेज डिस्प्यूट इन तमिलनाडु नेशनल इश्यूज में आज हम लोगों ने टॉपिक किया है। इसकी हम लोगों ने आंसर राइटिंग भी सीखी है। दरअसल ये जो टॉपिक है इसको हम लोगों ने इतने भागों में बांटा था, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले बैकग्राउंड की बात की, फिर हम लोगों ने बात की एक्यूजेशन ऑफ स्टेट लीडर, जो राज्य के नेताओं का आरोप जो केंद्र पे लगा रहा है, और उसके बाद जाकर के सॉल्यूशन की बात की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आज हम लोगों ने ये जाना कि भारत जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है भारत के अंदर, यानी विविधता में एकता वाला देश है, जहां पे अगर हम लोग देखें तो भाषा के आधार पर विविधता है, संस्कृति के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, अटायर के आधार पर, खान पान को लेकर के, फूड को लेकर के और अदर डाइवर्सिटी है। उसके बावजूद एक जो यूनिटी है वो है नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता। और उस रूप में सभी व्यक्ति, चाहे कन्याकुमारी से लेकर के अगर कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें और अंडमान निकोबार से लेकर के लक्षद्वीप की बात करें, अरुणाचल से लेकर के गुजरात की बात करें, दमन दीव तक की बात करें, तो एक जो कॉमन है और वो है राष्ट्रीयता। और वो राष्ट्रीयता है कि हम सब क्या है, भारतीय है, राइट। और इसी एकता, यही एकता भारत को एक विशेष देश बनाता है। और विविधता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि विविधता हमारी मजबूती है, हमारी विशेषता है। ठीक है, अब इस पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया। और भाषा की जहां तक बात है तो क्या है, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। भारत भाषा के मामले में धनी है। कई देश ऐसे हैं, पूरे ब्रिटेन की अगर देखें तो पूरे ब्रिटेन में एक ही भाषा है, अंग्रेजी भाषा। बाद में बाहरी लोगों ने आकर के दूसरी भाषा का प्रचार प्रसार किया। भारत में शुरू से ही भाषाओं का विकास हुआ। इतनी सारी भाषा है कि 22 भाषाओं को हमारे संविधान के अष्टम सूची में स्थान दिया गया है। और जहां तक डायलेक्ट्स या बोली की बात करें तो भारत में सैकड़ों बोलियां बोली जाती है, 700-800 से भी ज्यादा बोलियां भारत में बोली जाती रही है। ठीक है, अगर इस रूप में यदि हम लोग देखेंगे तो भारत में आजादी के बाद जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनकी जो देखरेख में हमारी जो नई शिक्षा नीति बनाई गई थी आजादी के बाद, तो उस शिक्षा नीति में भारत में 3 भाषाई फॉर्मूला को, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लागू किया गया था, जिसमें विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी, उसके बाद जाकर के लोकल एक स्थानीय भाषा यानी उस राज्य की में जो स्थानीय लोगों की भाषा है, और तीसरा हिंदी या संस्कृत, अर्थात 3 भाषा वाले फॉर्मूला को लागू किया गया था एजुकेशन में। और एक लंबे समय तक चलता रहा ये। हालांकि उस दौरान भी तमिलनाडु ने इसका विरोध किया और तमिलनाडु में 2 भाषा वाला फॉर्मूला को लागू किया गया। तमिलनाडु में आंदोलन भी हुआ था। बाद में जाकर के जब 1967 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1967 में 1963 में जब हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात हुई तो तमिलनाडु में एक खूंखार, हम लोग बैकग्राउंड की यदि हम लोग बात करेंगे तो उस बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि तमिलनाडु में इंग्लिश और तमिल को लागू किया गया। बाकी राज्यों में, यहां तक कि दक्षिण भारत के भी राज्यों में 3 भाषाओं को लागू किया गया। जब 1963 में एक प्रपोजल आया कि हिंदी को
एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बनाया जाएगा। तो फिर तमिलनाडु में इसका विरोध शुरू हुआ और तमिलनाडु में इसके विरोध के कारण 70 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, हिंसा भड़क गई थी और 70 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। और उसके बाद जाकर के इस हिंसक आंदोलन में तमिलनाडु में ऐसा हुआ था। तो उसके बाद जाकर के फिर तमिलनाडु में 2 लैंग्वेज और बाकी स्टेट में 3 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला। तो इसको 1967 में इस डिसीजन को अमेंडमेंट किया गया और उसमें ऑप्शन दिया गया कि हिंदी वैकल्पिक होगा, अगर चाहे तो राज्य सरकार ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकती है और नहीं चाहे तो नहीं बना सकती है। इस तरह के व्यवस्था की गई। जहां तक भाषा का सवाल है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 में भाषाओं की चर्चा की गई है। इस पे हम लोगों ने बात की। फिर जाकर के जो इसका क्रोनोलॉजी आगे बढ़ता है 1986 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है राजीव गांधी की सरकार में, तो उस दौरान शिक्षा में बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं। भारत में जवाहर नवोदय विद्यालय हर जिला में खोलने के लिए सरकार जो है वो कमर कस लेती है और धीरे धीरे करके भारत के सभी जिलों में जब जवाहर नवोदय विद्यालय खुलने लगते हैं तो जवाहर नवोदय विद्यालय में भी क्या होता है, इसमें 3 भाषा वाले फॉर्मूला को लागू किया जाता है। और तमिलनाडु चूंकि 3 भाषा के फॉर्मूला का विरोधी रहा है और स्वाभाविक रूप से तमिलनाडु में कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं खुल पाता है, क्योंकि तमिलनाडु का कहना है कि हम सिर्फ तमिल और अंग्रेजी ही बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि अगर हम हिंदी और संस्कृत को स्पेस देंगे तो धीरे धीरे हिंदी और संस्कृत जो है वो हमारी तमिल भाषा को खत्म कर देगी या उसकी पहचान को धीरे धीरे खत्म कर देगी। इस तरह के तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिंता रही है। अब उसके बाद जाकर के बात आई कि जब नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात आई जिसको 2020 में लागू किया गया, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी तमिलनाडु ने मानने से इनकार कर दिया, अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें भी 3 भाषा की फॉर्मूला कही गई है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं भी ये बात नहीं कही गई है, हिंदी की चर्चा भी नहीं की गई है। 2 स्थानीय भाषा की बात की गई है जो भारतीय हो, एक विदेशी भाषा के अलावा 2 भारतीय भाषा कहा गया, उसमें कहीं हिंदी नहीं कहा गया है। लेकिन तमिलनाडु के नेताओं का आरोप है कि सरकार हिंदी या संस्कृत को हम पे थोपेगी ही तीसरी भाषा के रूप में, क्योंकि तमिल एक तमिलनाडु की भाषा है, दूसरी अंग्रेजी हो गई, तो तीसरी भाषा के रूप में भारत सरकार जो है हिंदी या संस्कृत पे ही को ही लागू करेगी। इस तरह के चिंता जाहिर करते रहे तमिलनाडु के कुछ नेताओं के द्वारा। अब इस क्रम में क्या हुआ कि 2152 करोड़ का जो फंड है, जो शिक्षा से रिलेटेड सेंटर का जो फंड है, जो तमिलनाडु को मिलना था, सेंटर ने उसको रोक दिया और इसको लेकर के जो है सीएम स्टालिन ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख करके कहा है कि हमें दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से ये चर्चा में आ गया। अब देखिए इसका एक्यूजेशन की अगर हम लोग बात करें, जो तमिलनाडु के लीडर है, तमिलनाडु के जो नेता है, उनका आरोप क्या है, तो उनका आरोप ये है कि जो आर्य है वो आक्रमणकारी है और चूंकि द्रविड़ वर्सेस आर्यन बनाने की इस डिस्प्यूट को कोशिश हो रही है और इसके अकॉर्डिंग जो है आर्यन को आक्रमणकारी माना जाता है और जो द्रविडियन दक्षिण भारत में है उनको मूल निवासी या नेटिव पीपल ऑफ इंडिया, एक थियरी है आर्यन इन्वेजन थियरी जो है उसके अनुसार आर्य आक्रमणकारी थे और वो बाद में आए थे और पहले से द्रविड़ यहाँ पे रह रहे थे, तो द्रविड़ यहाँ के मूल निवासी है और जो आर्यन है वो बाहर से आए हैं। और चूंकि संस्कृत जो है वो आर्यों की भाषा है और हिंदी जो है वो संस्कृत से ही निकली है, तो हम आक्रमणकारियों के जो भाषा है और उनके वंशजों की भाषा है उसको हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। और राज्य सरकार इसको जबरदस्ती धीरे धीरे लागू करने की कोशिश कर रही है 3 भाषा फॉर्मूला के तहत, और इसीलिए किसी भी कीमत पे इसको लागू नहीं करेंगे। तो इस तरह के आरोप लगते रहे कि सेंटर इसी बहाने क्या कर रही है कि धीरे धीरे संस्कृत को लागू कर रही है, करने की कोशिश करेगी, हिंदी को लागू करने की कोशिश करेगी और तमिल भाषा और संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश करेगी। इस तरह के आरोप लगते रहे, लगाने की कोशिश की गई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है तो आगे की बात है। अब सॉल्यूशन क्या है? अब इसकी वजह से एक विवाद शुरू हो गया और ये विवाद की वजह से लगातार आपने देखा होगा कि हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में और जितने भी हिंदी वाले न्यूज़पेपर है सब में इससे रिलेटेड डेली न्यूज भी आ रहे हैं, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं। तो उसी के आधार पर ये कंपाइलेशन था। उसमें अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो सॉल्यूशन ये हो सकता है, देख लीजिए इसको, सॉल्यूशन को हम लोग बाद में पॉइंट्स में भी करेंगे। पहले फ्लो चार्ट बनाया हम लोगों ने और पॉइंट्स में भी इस चीज को डिटेल में भी हम लोगों ने समझा। रिस्पेक्ट फॉर लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म। लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म यानी भाषाई बहुलता का मतलब है कि तमिलनाडु एक तमिल भाषा बहुल राज्य है, तो ऐसे राज्य में स्थानीय भाषा का सम्मान होना चाहिए। कहीं से भी नहीं लगना चाहिए कि तमिल भाषा का सम्मान नहीं कर रही है केंद्र, तो स्थानीय भाषा का सम्मान होना चाहिए। उसके बाद हिंदी भाषा को एक विकल्प के रूप में, यदि आप हिंदी को पढ़ाना चाहते हैं अपने राज्य में तो पढ़ाइए, इसको अनिवार्य रूप में नहीं लागू कीजिए, एक ऑप्शन के रूप में कि अगर बच्चों की पढ़ने की इच्छा है स्थानीय लोगों की या सरकार की तो लागू करें। इसे फोर्सफुली जबरदस्ती लागू मत किया जाना चाहिए, ऐसा कहीं से लगना नहीं चाहिए कि जबरदस्ती थोप रही है। उसके बाद सपोर्ट इन कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ लोकल लैंग्वेज। राज्य केंद्र की यह जिम्मेदारी है कि स्थानीय भाषा
का संरक्षण करे और उसे प्रोत्साहित करे। उसके बाद जाकर के इससे एक क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो दूर होगी, मनमुटाव दूर होगा। उसके बाद सॉल्यूशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव यानी संवैधानिक दृष्टिकोण से समाधान निकालना चाहिए। जो हमारे संविधान में जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। कहीं से नहीं लगना चाहिए कि कोई कि एक आइडियोलॉजी वाली जो सरकार है वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है। संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए। और उसके बाद केंद्र और राज्य के बीच बैठ करके बातचीत करना चाहिए, यानी साथ में बैठ करके केंद्र और राज्य के लोगों को बैठ करके इस मुद्दा का समाधान निकालना चाहिए। ये सारी बातें हम लोगों ने की और फिर जाकर के हम लोगों ने निष्कर्ष में इस तरह से हम लोग निष्कर्ष में देखेंगे कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो फेडरलिज्म यानी हमारी जो संघवाद है उसके सामने ये भाषा विवाद एक चुनौती बनकर के उभरा है। कभी भी किसी भी दृष्टिकोण से हिंदी वर्सेस तमिल नहीं होना चाहिए, नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं होना चाहिए, आर्यन वर्सेस द्रविडियन नहीं होना चाहिए। ओवरऑल इंडिया की हम बात करेंगे। भारत मजबूत होगा, भारत का कोई राज्य मजबूत होता है तो भारत मजबूत होता है। तो इसीलिए केंद्र को संविधान जो निर्माता है उनकी भाषाओं, उनकी भावनाओं को समझते हुए क्या करना चाहिए, स्थानीय भाषा का सम्मान करते हुए जो हमारे संविधान निर्माता है उनकी भावनाओं के अनुरूप धीरे धीरे हिंदी को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस टॉपिक को किया और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार हम लोगों ने कंप्लीट इसमें आंसर राइटिंग कैसे होगा उस पर हम लोगों ने बात की। तो जो स्टूडेंट अभी भी छूट गए हैं वो लोग जाकर के रवि कुमार झा जेएच एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और उसके बाद जाकर के जो स्टूडेंट 70वीं मेंस दे रहे हैं अभी भी समय है, आप लोग जुड़ जाइए। आपको जो पिछले लेक्चर खत्म हो गए हैं उनके रिकॉर्डेड ऑलरेडी ऐप पे अवेलेबल है और आगे के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। और उसके अलावा जो पीडीएफ है उसमें रेगुलर जो है उसमें दिया जा रहा है, जो प्रिंटेबल पीडीएफ है इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया जा रहा है, ताकि आपको आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत ना हो, रिविजन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसी तरह से सेशन के साथ। एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय भारत। चलिए।